चैप्टर 16। अयान अपने क्लास में जा रहा होता है, पर जीविका दरवाजे पर ही अयान को रोककर उसको किस करने की कोशिश करने लगती है, पर फिर कुछ ही देर में वंश और अनाया भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अनाया जीविका को अभी के लिए सिर्फ वार्निंग ही देती है। अनाया, ऐसे लोगों से मुंह लगना बंद करो और चलो क्लास में चलते हैं। वंश, तुम भी चलो, अयान कहता है। उसकी बात सुनकर वंश उसके पास चला जाता है। अनाया जीविका के ऊपर उंगली पॉइंट करके अयान से दूर रहने के लिए कह रही होती है। तीनों क्लास के अंदर उन लड़कियों को हटाकर चले जाते हैं। जीविका और उसकी सारी दोस्त तो बस अनाया को ही देख रही थी। उन लोगों का मुंह ही नहीं खुल रहा था अनाया के सामने। लगभग सभी लड़के अनाया की खूबसूरती में खो गए थे। जीविका, ये तो अनाया घोष है ना? हाँ, वो अनाया घोष ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं सोशल मीडिया की सुपरस्टार से मिल रही हूं। जीविका की फ्रेंड्स आपस में ही बात करती हैं। जीविका ने अनाया के मुंह से उसके बॉयफ्रेंड का नाम अयान सुना था। क्लास के अंदर तीनों चले जाते हैं। अयान की नजर अंदर जाते ही रोहन पे जा टिकती है। रोहन नकुल के साथ और भी कई दोस्तों के साथ बात कर रहा था और कुछ कुछ बातों पे है भी रहा था। अनाया और वंश के उनके बॉडीगार्ड्स भी अंदर आ जाते हैं और अनाया के पीछे खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों मेरे शीट के अगल बगल बैठ जाओ, मैं अभी आता हूं, अयान कहता है और वहां से आगे जाने लगता है, पर अनाया अयान का हाथ पकड़ लेती है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूं, वरना फिर किसी मुसीबत में तुम पड़ जाओगे, अनाया कहती है। अयान अपना सर ठीक है मैं हिला देता है। अनाया के साथ उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी आते हैं। अयान रोहन और नकुल के ग्रुप के पास पहुंच जाता है। वहां पर काफी लड़के होने की वजह से नकुल और रोहन की नजर अयान के ऊपर नहीं जाती है। अयान आगे जाकर रोहन के कंधे पे हाथ रखता है और उसको मुस्कुरा के देखने लगता है। जब रोहन देखता है कि उसके कंधे पे किसी ने अपना हाथ रखा है, तो वो घूम कर देखता है। कौन है? रोहन बिना पीछे घूम कर देखे बिना कहता है। रोहन, देख तो सही कौन है, क्यों पहचाना नहीं क्या तूने मुझे? अयान बड़े मस्त अंदाज में रोहन से पूछता है। और तू ये बता, तूने कोई अच्छी नौकरी करनी शुरू कर दी है क्या? इतना महंगा कपड़ा पहना हुआ है, अयान कहता है। अयान के बात करने के तरीके से रोहन पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं अयान ही है। रोहन उसको अपने सामने सही सलामत और जिंदा देख उसका गला सूख जाता है और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है। नकुल भी अयान को जिंदा देखकर हैरान होता है। अयान जिंदा कैसे है? इसको तो मेरे लड़कों ने मेरे सामने जान से मारा था और तालाब में भी तो फेंक दिया था, तो ये अभी तक जिंदा कैसे है? ये हो कैसे सकता है? नकुल मन ही मन कहता है। अब उसका गाला भी सूखने लगता है। अयान उन दोनों का ऐसा चेहरा देख बहुत खुश होता है। तभी अनाया आगे आती है और अयान से पूछती है। अयान, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? मुझे तो कभी मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे यहां पर भी दोस्त होंगे, अनाया कहती है। यस डियर, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों मेरे इतने ज्यादा अच्छे दोस्त हैं कि ये दोनों ही मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। क्यों नकुल, मैंने सही कहा ना? अयान कहता है और नकुल से पूछता है। नकुल के मुंह से तो आवाज ही निकल नहीं रही थी। क्लास में जितने भी लड़के थे, सभी की नजर अनाया पे चली जाती है। वो सब एक पल भी अनाया को पहचानने में नहीं लगाते हैं। मिस अनाया, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती है? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अनाया, मैम मुझे भी प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, मुझे भी मिस अनाया। कई सारे लड़के भागते हुए अनाया के पास उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आने लगते हैं, पर अनाया के बॉडीगार्ड्स पहले ही उन लोगों को अयान और अनाया तक पहुंचने से रोक देते हैं। अयान नकुल के कान के पास जाकर उसको धीरे से कहता है। नकुल भाई, वो क्या है? मेरा इतने जल्दी मरने का मन नहीं था, इसलिए मैंने चलो मैं पुनर्जन्म ले लेता हूं और देखो मैं आ गया।
क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अयान कहता है। नकुल तो बस खड़ा होता है, किसी पुतले की तरह। उसकी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे अयान से कुछ कहने की। अयान रोहन के कान के पास भी जाता है। आई एम बैक माई फ्रेंड, अयान कहता है और पीछे अनाया के पास आ जाता है। अयान तो बस अब जल्दी से जल्दी उन दोनों को सजा देना चाहता था, पर वो खुद पर काबू करके सही वक्त को लाने का प्लान बनाता है। दरवाजे के बाहर से तेजी में जीविका अंदर आती है और सारे लड़कों को पीछे छोड़कर अयान के पास जा पहुंचती है। अयान के पास पहुंचने से पहले ही कई बॉडीगार्ड्स जीविका को रोक देते हैं, जिसके वजह से वो आगे नहीं जा पाती है। अयान, तुम एक बहुत बड़े सच से वाकिफ नहीं हो। मुझे तुमसे वो सच कहना, इसलिए तुम मुझसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बात कर लो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगी, जीविका कहती है। अयान सोचता है, पर वो जीविका की हरकतों से वाकिफ था, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देता है। बॉडीगार्ड्स जीविका को खींचकर बाहर ले जाते हैं। अयान और अनाया दोनों आजू बाजू में बैठ जाते हैं। क्लास के टाइम होते ही प्रोफेसर्स भी क्लास में आते हैं और पढ़ाते हैं। वंश को प्रोफेसर की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो उसने काफी ज्यादा पढ़ाई कर रखी थी और डिग्री भी ले रखी थी, पर वो था तो पैसे से एक गैंगस्टर ही, इसलिए उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। इस ही बीच नकुल और रोहन बार बार अयान को ही देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर अयान जिंदा कैसे हो सकता है। रोहन और नकुल दोनों इशारों इशारों में बात करते हैं। नकुल अपने सारे लड़कों को भी इशारे करता है। उसके सारे लड़के नकुल का ये इशारा समझ जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद प्रोफेसर की क्लास खत्म हो जाती है और अब कंपटीशन का समय हो चुका था। समय होने के बाद भी कई लड़के और लड़कियां क्लास से बाहर नहीं जाते हैं। वो सब बस अयान और अनाया को ही देख रहे थे। अनाया स्टार हैं, इसलिए कई सारे लोग उससे मिलना चाहते थे। कई रोमियो तो अनाया का नाम अपने दिल वाली जगह पर लिखकर घूम रहे थे। चलो, अब कंपटीशन का समय हो गया है। मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, क्या तुम मेरा गेम देखना चाहोगी? अयान कहता है। अनाया उसकी बात सुनकर तुरंत कहती है, हाँ, मुझे भी देखना है कि इस कॉलेज में कैसा और किस तरह के कंपटीशन होता है, और मैं तो तुम्हें खेलते हुए ज्यादा देखूंगी। जरा मैं भी तो देखूं मेरे मिस्टर फिंस आखिर खेलते कैसा है। चैप्टर 17। जब क्लास खत्म हो जाती है तो अयान, वंश और अनाया तीनों क्लास से बाहर निकल आते हैं और उस जगह जाते हैं जहां पर कंपटीशन शुरू होने वाला था। अनाया के बॉडीगार्ड्स बीच में आने वाले सभी लड़के और लड़कियों को हटाते जा रहे थे। कई प्रोफेसर्स ये सब देख रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। उन सबको ही ऊपर से नोटिस मिला था कि इस यूनिवर्सिटी में 3 नए लोग आएंगे, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की होगी। ऊपर से नोटिस आने की वजह से वो सभी कुछ नहीं कर सकते थे और उन सभी को तीनों का नाम भी बता दिया गया था, पर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 ही लोग आए थे, 1 लड़का था और 1 लड़की थी। उन सभी को तीसरे लड़के के आने का इंतजार था, पर वो अभी था नहीं आया था। अलग अलग डिपार्टमेंट और बिल्डिंग्स के मैन स्टाफ और प्रिंसिपल सोच रहे थे कि अभी तक वो तीसरा लड़का आया क्यों नहीं। उन सबको क्या पता था कि वो तीसरा लड़का अयान ही था, जो पहले से ही उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। नकुल के साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी और रोहन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड। सभी ग्राउंड में थे और स्टेज के ऊपर पूरे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। प्रिंसिपल अजय मिश्रा मिच को पकड़ते हुए आगे आते हैं। आप सभी को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आज वो दिन आया है जो हर साल में सिर्फ एक बार ही आता है, पर यह दिन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा और यादगार दिन होता है। तो जैसा कि लगभग आप सभी मुझको जानते ही होंगे और जो सब मुझे नहीं जानते हैं उन सभी को मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं इस यूनिवर्सिटी के पहले बिल्डिंग का मैन हेड प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम अजय मिश्रा है। आप सभी का ये मैन इवेंट अगले 1 घंटे में ही स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप सभी अपने नामों के लिस्ट के हिसाब से अपने अपने नाम देखकर उस कंपटीशन में जा सकते हैं, अजय मिश्रा कहते हैं।
अजय मिश्रा आगे इवेंट्स के टाइम और जगह बताते हैं। उनके जाने के बाद दूसरे बिल्डिंग के प्रिंसिपल आते हैं और वो भी अपने बारे में स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो देते हैं। ऐसे ही बाकी बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स भी एक एक करके आते हैं और मिच में इंफॉर्मेशन देकर चले जाते हैं। जो सब लड़के और लड़कियां कंपटीशन में भाग लिए होते हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे इवेंट्स के हिसाब से चले जाते हैं। अनाया, मेरा रेसिंग कंपटीशन उधर उस रेसिंग ट्रैक पर है। मैं रेडी होकर आता हूं, तुम वहां पर पहुंचो, ठीक है? और वंश, तुम भी वहीं पर मुझे मिलना, अयान कहता है। ठीक है, पर तुम जल्दी आना, मैं और वंश तुम्हारा वहां पर वेट करेंगे, अनाया कहती है। दोनों फिर उस रेसिंग ट्रैक पे चले जाते हैं। अयान भी वहां से निकलकर ड्रेस चेंजिंग रूम में चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पर नकुल और रोहन भी मौजूद होते हैं, कई लड़कों के साथ। वो लड़के वही होते हैं जिन्होंने ने पहले अयान को जान से मार डाला था। अयान ये नहीं समझ पाता है कि आखिर रोहन कैसे नकुल के साथ मिल सकता है। अयान के अंदर जाते ही वो सारे लड़के और नकुल और रोहन अयान को देखने लगते हैं। उन सभी के चेहरों पर खतरनाक मुस्कान होती है, पर अयान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधा कपड़े बदले के लिए रूम में के अंदर जाने के लिए दरवाजे को खोलता है। उसके दरवाजे के खोलने के साथ ही उसके कंधे पे एक हाथ आता है। अयान उस हाथ को देखता है। वो सिर्फ हाथ को ही देखकर समझ जाता है कि वो नकुल है जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। अयान, तू पिछली बार पता नहीं कैसे बच गया, पर इस बार तू बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार तुझे हम खत्म करने के बाद तेरे बॉडी को हम अपने पास ही छुपा कर रखेंगे जब तक तेरी बॉडी पूरी तरह से सड़ नहीं जाएगी, नकुल कहता है। अयान पीछे मुड़ता है और नकुल को अपनी ठंडी नजरों से उसके आंखों में झांकता है। अयान का ऐसा करना अब नकुल को अंदर से डरा रहा था, क्योंकि अयान बिल्कुल ही बदला बदला सा लग रहा था। अयान के कपड़े, उसका स्टाइल, उसका शरीर सब अलग ही लग रहा था। नकुल को अपने कान में अचानक से दर्द होने लगता है। वो अपने हाथ से कान को छू कर देखता है तो उसको अपने रिगत साइड का कान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। जब वो अपना हाथ हटाकर देखता है तो उसके हाथ में खून लगा होता है, जो उसके कानों से ही बह रहा होता है। ख ख खून, मेरे कान से खून बह रहा है। नकुल बौखला उठता है, उसको बहुत ही ज्यादा दर्द का एहसास होता है। उसका ये हाल अयान करता है। जब नकुल उससे बातें कर रहा था तब ही अयान काफी फुर्ती से नकुल के कान पे एक चमाता दे मारता है, जिसका एहसास नकुल को शुरुआत में नहीं होता है, क्योंकि उसका कान तभी सुन पड़ जाता है। अयान नकुल पे ये हमला जब करता जब नकुल का ध्यान अयान पे नहीं था और वो अपने साथियों को देख रहा था। नकुल का ऐसा हाल देखकर उसके साथ के सारे लड़के अयान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अयान अपनी उंगली दिखाकर उन सभी को अपनी जगह पर ही रोक देता है। देखो, मेरा अभी तुम सबसे लड़कर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तुम सब मेरे साथ फिर कभी खेलने आना, तब मैं तुम सभी के साथ बड़े आराम से खेलूंगा। और अगर तुम सब नहीं माने तो तुम सबने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है वो कंपटीशन नहीं खेल पाओगे, इसलिए तुम लोग एक बार सोच सकते हो, अयान कहता है। अयान की बातें उन लड़कों को बचकानी लगती हैं और वो सभी लड़के अयान को देखकर हंसने लगते हैं। वो सब सोचते हैं कि ये अकेला लड़का हम सभी को धमकी दे रहा है, ये जानकार भी कि वो अकेला है और हम इतने सारे। अयान पर कोई रिएक्शन नहीं देता है और वो बस अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके सीधा खड़ा रहता है। तुम सब बस हंसते ही रहोगे या फिर इसका हाथ पैर भी तोड़ोगे? तुम सबको दिख नहीं रहा है क्या? नकुल जमीन पे दर्द से चिल्ला रहा है, रोहन कहता है। रोहन इतना कहने के बाद कुछ लड़कों के साथ नकुल को वहां से ले जाता है। जाने से पहले वो एक बार अयान को देखता है। रोहन के चेहरे पे अयान के लिए बेचारे जैसा फीलिंग आने लगता है। रोहन फिर नकुल को लेकर के वहां से निकल जाता है। चलो रे, बहुत हो गया तमाशा, अब जल्दी से इसको खत्म करके चलते हैं।
वरना हमें फिर यहाँ पर कोई देख लेगा। उन लड़कों में से एक लड़का आगे आते हुए कहता है। उस लड़के के हाथ में हॉकी होता है। वो उस हॉकी को बड़े आराम से देख रहा था। वो लड़के फिर तेजी से आगे अयान की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको एक बार फिर जान से मारने के लिए। जब अयान उन लड़कों को एक्शन में आते हुए देखता है तो वो अपने गर्दन और हाथ को चटकाते हुए कहता है, ठीक है चलो फिर, जब तुम सबने मन बना ही लिया है अपना हाथ पैर तुड़वाने के लिए तो मैं कर भी क्या सकता हूं। चैप्टर 18। अयान नकुल का काफी बुरा हाल कर चुका होता है। रोहन नकुल को लेकर चला जाता है। नकुल के जो लड़के होते हैं वो अयान को मारकर नकुल का बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अयान भी अपने शरीर को चटकाने लगता है। अयान भी रेडी हो जाता है। वो सभी लड़के फिर अयान को मारते हैं। एक लड़का अयान को मारने के लिए अपने हॉकी को सीधे उसके सिर की तरफ घुमाता है, पर अयान नीचे झुककर आराम से उस हमले से बच जाता है। अयान अपने हाथ का इस्तेमाल सिर्फ हमलों से बचने के लिए कर रहा था, वो किसी को अपने हाथों से मार नहीं रहा था। नीचे झुककर बचने के बाद वो दूसरे साइड हो जाता है। अब एक साथ काफी सारे लड़के अयान को मारने के लिए आते हैं। अयान के ऊपर वो सभी एक के बाद एक अपने हॉकी स्टिक से हमला करने लगते हैं, जैसा उन्होंने पहले किया था अयान को मारने के लिए, और उस समय अयान मर भी चुका था, पर इस बार उनकी ये चाल काम नहीं आने वाली थी। अयान अपने हाथ पैर चलाकर उन सभी हमलों को नाकाम कर रहा था, और तो और वो कई लड़कों के हॉकी पे अपने हाथ मारकर उनके हॉकी स्टिक्स को भी तोड़ देता है। अयान अब काफी उन सबके के साथ खेल चुका था और अब उसको रेस के लिए लेट भी हो रहा था। वो अब जल्दी से इस खेल को खत्म करना चाहता था। अरे यार, मुझे तुम सब के साथ ये खेल खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और मुझे लेट भी हो रहा है मेरे रेस के लिए, इसलिए क्यों न मैं ही इस खेल को जल्दी खत्म कर दूं, अयान ने कहा। वो लड़के अयान की बात से और भी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और सभी लड़के अयान के ऊपर उसको खत्म करने के लिए टूट पड़ते हैं। अयान पहले लड़के के हाथ को झट से पकड़ लेता है और मरोड़ देता है। वो लड़का दर्द से चिल्ला उठता है। अयान फिर दूसरे लड़के को एक लात मारता है। वो लड़का दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर वो तीसरे लड़के के हाथ पे अपना एक हाथ मारता है, जिससे उस लड़के के नसें फैट जाती हैं और वहां से खून निकलने लगता है। तभी एक लड़के चुपके से मौका मिलते ही अयान के सिर पे अपने हॉकी से दे मारता है। हॉकी स्टिक अयान के सिर से टकराते ही वो हॉकी स्टिक दो टुकड़ों में बट जाता है और टूट जाता है, पर अयान के सिर से एक खून का कतरा भी नहीं निकलता है। अयान पीछे मुड़कर उसको लड़के को बड़ी मस्ती भरी आंखों से देखता है। क्या भाई, ये तू क्या कर रहा है? तू मुझे पीछे से मार रहा है? चल ठीक है, मैंने माना तू मुझे पीछे से मारता है, पर तुझे अपने साथ कोई अच्छी हॉकी तो लानी चाहिए थी ना। ये देख, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। चल ठीक है, मैं इस खेल को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। मैं तुम सभी को हॉकी स्टिक देता हूं, ठीक है? तुम सभी को मुझे उस हॉकी से मारना है और पूरी कोशिश करना कि तुम्हारा हमला खतरनाक होना चाहिए। मैं इस बीच बस सीधा खड़ा रहूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मैं तब भी जिंदा बच गया तो तुम सब शायद जिंदा ना बचो, इसलिए थोड़ा ध्यान से मुझ पर हमला करना, अयान ने कहा। उसकी बात सुन उन सभी लड़कों का गाला सूख जाता है और डर से कांप जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने अयान के ताकत को इतने देर में अच्छे से परख लिया था। अयान अपने हाथों में हॉकी स्टिक्स पकड़कर उन लोगों को देते हुए कहता है, ये लो और मारो जल्दी, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और इतना उदास सा चेहरा मत बनाओ, देखो मैंने तुम सभी को कितना अच्छा चांस दिया है मुझे खत्म करने का, और सोचो मत और जल्दी से मुझे मारना शुरू करो, अयान ने कहा। वो सभी लड़के हॉकी को उठा लेते हैं और बिना कोई देरी किए अयान पे हमला करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अयान का मूड स्विंग हो गया तो शायद ही कोई अयान की कहर से फिर वो सब बच पाएंगे। सारे लड़के अयान के शरीर पे अपने हॉकी से हमला करने लगते हैं। कई लड़कों के हॉकी टूट चुके थे,
कोई अयान के सिर पे अपने हॉकी से मार रहा तो कोई उसके बाजू पे तो कोई उसके जांघ और उसके पैरों पे अपने हॉकी से मार रहा था तो कोई उसके पैट और पीठ पे मार रहा था। अयान फिर भी बस आराम से सीधा खड़ा था, उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जब लगभग सभी के हॉकी टूट चुके होते हैं तो उनमें से एक लड़का अयान के दोनों पैरों के बीच में अपने हॉकी से मारने की कोशिश करता है। ये देख झट से अयान अपना हाथ आगे लाता है और उस हॉकी को पकड़ लेता है। यार ये क्या कर रहा है? एक बार मारने से पहले थोड़ा सोच तो लिया कर भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं हुए और तू अभी से ही मेरे घर को उजाड़ने में लग गया। मैंने तो अभी ज्यादा कुछ मजे भी नहीं किए हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, अब वैसे भी मेरी बारी है तो मैं शुरू हो जाता हूं, अयान ने कहा। वो उस हॉकी को पकड़कर अब उल्टा उन लड़कों पे ही बरसाने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपने हाथों से उसको मारा तो वो सब शायद मर भी सकते हैं, पर अगर अयान उन सभी को हॉकी से मारेगा तो सिर्फ उनको चोट आएगा और सिर्फ कुछ हड्डियां ही टूटेगी, पर वो सब मरेंगे नहीं। इसलिए वो उन सभी को हॉकी से मारना जारी रखता है। अयान उन लड़कों को कुछ ही देर में मार मारकर बुरा हाल कर देता है। अयान के हाथ में जो हॉकी होता है वो भी अब टूट चुका होता है। वो सभी लड़के दर्द से अलग अलग जानवरों की तरह आवाज निकाल रहे थे। कोई अपनी मम्मी को याद करता तो कोई अपने पापा को तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता तो कोई होने वाली अपनी वाइफ को। उन सभी की इस हरकत से अयान को हंसी आ जाती है। वो जल्दी से टाइम देखता है और कपड़े चेंज करके रेसिंग ट्रैक के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि रेसिंग ट्रैक के अगल बगल बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और वो सब अलग अलग प्लेयर्स के नाम लेकर चिल्ला भी रहे थे और उनको चीयर भी कर रहे थे। अयान जल्दी से रेसिंग ट्रैक पे पहुंच जाता है जहां पे रोहन और बाकी के प्लेयर्स पहले से ही मौजूद थे। अनाया और वंश अयान को वहां पे देख वो दोनों भी उसके लिए आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। अयान, 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 वो मुझे पता है तुम ही। चैप्टर 19। अयान उन सभी लड़कों को अच्छा सबक सिखा देता है। अयान के रेसिंग ट्रैक पे आने के बाद और भी ज्यादा शोर हो जाता है। कई सारे लोग अब अयान के लिए भी चीयर करने लगते हैं। दूसरे तीसरे और बाकी बिल्डिंग्स के स्टूडेंट्स भी अयान को चीयर करते हैं। वो सब उसको जानते नहीं हैं, पर फिर भी वो सब अयान के लिए चीयर्स कर रहे होते हैं, बल्कि पहले बिल्डिंग्स के स्टूडेंट्स अयान के लिए चीयर नहीं कर रहे थे। वो सभी अयान को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अयान गरीब है। वो सब बस अयान से अपना काम निकलवाते थे और उसको पैसे देकर भूल जाते थे। अयान, ये रेस तुम ही फिनिश करना, तुम सबसे बेस्ट हो अयान, हरा दो सबको। ये आवाज जीविका की होती है। जीविका भी अयान को चीयर करती है। जब से जीविका को पता चलता है कि अयान इतना ज्यादा हैंडसम और कूल है, तब से जीविका अयान को पाने के लिए अब सब कुछ करने के लिए रेडी थी। उसने कई बार अपने भाई और बाकी स्टूडेंट्स से भी अयान के बारे में सुना था, पर उसको कभी देखी नहीं थी। अयान के कपड़े और उसके लुक्स से जीविका इतना तो समझ गई थी कि अयान के पास भी काफी पैसा है। वो अयान को पाना चाहती हैं, पर अभी उसके बीच में सबसे बड़ी रुकावट अनाया है, जिसको वो किसी भी हालत में हटाना चाहती हैं। अनाया जीविका को भी अयान के लिए चीयर करते देख उसके दिमाग में जीविका के लिए गुस्सा बढ़ने लगता है। रोहन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड चीयर नहीं कर रही थी। अयान इस बात को नोटिस कर लेता है। रोहन की गर्लफ्रेंड अनन्या वहां पे मौजूद तो होती है, पर वो किसी भी प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये बात अयान को कुछ अजीब लगती है, पर वो उधर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ रेसिंग पे ही फोकस करता है। ये रेस मेरे 3 तक गिनती के साथ ही शुरू हो जाएगा। इस रेस के फिनिश लाइन पे आप सभी को एक एक रंग बिरंगा डंडा दिया जाएगा। आप सभी को उस डंडे को लेकर के इस रेसिंग ट्रैक के 2 लैप्स पूरे करने होंगे। हर एक लैप पूरा होने पे आपको भारी और वजनदार चीजें पहनने को दिया जाएगा और वो वजन लैप के हिसाब से बढ़ता भी जाएगा।
आखिर जो अपना डंडा लेकर उस भारी वजनदार चीजों के साथ फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है, वो इस रेस का विजेता होगा। अगर किसी प्लेयर ने भी अपने हाथ से डंडे को गिराया तो वो रेस से जाएगा, इसलिए आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सभी के हाथ से वो डंडा किसी भी हालत में नीचे ना गिर सके। ठीक है, अब रेस को शुरू करते हैं, अनाउंसर कहता है। इतना कहने के बाद वो रेस को शुरू करता है। सभी प्लेयर्स अपनी पोजीशन ले लीजिए। ओके, गेट सेट, सब कुछ अनाउंस हो रहा होता है और प्लेयर्स अपनी पोजीशन लेकर रेडी भी हो जाते हैं। जब अनाउंसर आखिरी के 3 गिनती गिन रहा होता है और वहां पे देखने वाली सभी ऑडियंस भी गिनती फुल जोश से भरकर गिनने लगती है। 3, 2, 1, गो। गिनती के खत्म होते ही सारे खिलाड़ी अपनी सारी गति लगाकर भागना शुरू कर देते हैं। रोहन स्पोर्ट्स में अच्छा था, इसलिए वो एक के बाद एक खिलाड़ी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। उस रेस में कई अन्य कॉलेज से भी खिलाड़ी रेस में पार्टिसिपेट किए थे। बाकी कॉलेज के खिलाड़ी भी अपनी तेज गति से काफी खिलाड़ी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। अयान अपनी ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो रूल्स को अच्छे से समझ चुका था। जब उसके पास रंग बिरंगे डंडे आएंगे तो उसके साथ ही उसको वजनदार चीजें भी पहनने को मिलेगा, जिसके वजह से शायद वो थक भी सकता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को बचा रहा होता है। जबकि बाकी के खिलाड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, वो सब तो बस जल्दी से जल्दी रेस को खत्म करना चाहते थे। अयान को जब काफी सारे खिलाड़ी पीछे छोड़ देते हैं तो ऑडियंस चिंता में पड़ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि अयन इतना पीछे कैसे हो गया। अनाया और जीविका को भी टेंशन होने लगता है। उन सब में से कोई भी अयान की स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहा था सिवाय वंश के। अयान सर, मुझे पता है शायद कि आप क्या करने का सोच रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, आप अपनी एनर्जी बचा रहे हैं ताकि अगले लेप्स के लिए आप थके ना। आप सच में सर बहुत चालाक हैं, वंश मन ही मन खुद से कहता है। अब काफी सारी ऑडियंस अयान को चीयर करना बंद कर देती है। वो सब अब रोहन को चीयर करने लगते हैं। बाकी कॉलेजों के टीचर, प्रिंसिपल्स भी रोहन का खेल देख रहे थे, पर उनके प्लेयर्स भी किसी से कम नहीं थे। रोहन अपना लैप्स स्टार्ट करने के लिए वो डंडा ले लेता है। कुछ लोग जल्दी जल्दी रोहन को उसके पैर में कुछ भारी लोहे के कवच जैसा पहनाने लगते हैं और उसके हाथ में भी ऐसा ही कुछ पहनाते हैं। कई सारे खिलाड़ी जब वो डंडे लेकर अपने पहले लैप को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं, तब जाकर अयान भी उस डंडे को ले लेता है और भारी भारी चीजें भी पहन लेता है। अयान जो टी शर्ट पहना होता है उसको वो भागते भागते ही उतार देता है और उसको फाड़कर अपने पीठ पे बांध लेता है। उसको पता है कि अगर ये डंडा नीचे गिरा तो वो हार सकता है, इसलिए वो पूरी सावधानी के साथ ही हर कदम ले रहा था। उस डंडे के बंध जाने के बाद वो अब असली खेल दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। चलो बहुत हो गया टाइम पास, अब असली रेस कर लेता हूं। वैसे भी मुझे ये वजन कुछ खास भारी नहीं लग रहे हैं। अब खेल में अपने कदम से सबको हक्का बक्का करने का समय आ गया है, अयान ने कहा। अयान अब बिल्कुल सीरियस हो जाता है और अपना नया भागने का पोजीशन लेता है। वंश ये देख समझ जाता है कि अब अयान इस रेस में वापस आने वाला है। अयान अब अपने शरीर का 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है और तेजी से भागना शुरू कर देता है। अब उसकी भागने की रफ्तार काफी तेज हो चुकी होती है। वो अब एक एक कर सभी खिलाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसकी तेजी सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स देख रहे थे। ये तो वही लड़का है जो अभी कुछ देर पहले सबसे पीछे था इस रेस में। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो वही लड़का है, पर ये इतना तेज कैसे भाग रहा है? ये लड़का तो काफी जल्दी कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, जबकि इसने लोहे के वजनदार कवच भी पहने हुए। कई प्रिंसिपल्स और टीचर्स आपस में अयान के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अयान को वापस रेस में आते देख एक बार फिर काफी शोर होने लगता है।
उन सभी को अब काफी मजा आ रहा था ये रेस देखने में। अयान दिल्ली के काफी ज्यादा जाने माने कॉलेज में से एक कॉलेज के सबसे बड़े खिलाड़ी के पास पहुंच जाता है। वो लड़का अयान को अपने पास देख हैरान होता है और खुद से ही कहता है, ये तो वही लड़का है जो बहुत पीछे था, पर ये इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गया? कहीं इस लड़के ने भी मेरे जैसा ही स्ट्रेटजी तो नहीं बनाया था? देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पर यह नामुमकिन है कि कोई इतने पीछे से इतने आगे तक पहुंच सके। आखिर ये खिलाड़ी कौन हो सकता है? चैप्टर 20। अयान काफी जल्दी कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ आगे निकल जाता है। वो एक जाने माने और नामी कॉलेज के स्टूडेंट के साथ अब रेस कर रहा था। नितिन गोस्वामी अपने कॉलेज का नंबर 1 रेसर रह चुका है और उसने काफी मेडल्स भी जीत रखे हैं। नितिन रेस में अपनी स्ट्रेटजी के वजह से और हेल्थ के वजह से जाना जाता है, पर उसने ठीक अपने बराबरी का ही उस रेस में एक खिलाड़ी को देखा है जो कि खुद अयान ही है। अयान अब ठीक नितिन के बराबर ही आ चुका था और ठीक उसके बगल में ही दौड़ रहा था। नितिन ने अयान का चेहरा अच्छे से देखकर याद कर लिया और वो भी रेस में अपने पैर आजमाने के लिए अपने भागने की रफ्तार बढ़ा देता है। अयान की नज़र भी अब नितिन पे चली जाती है। जब नितिन काफी दूर तक अयान के साथ ही रहता है तो ये लड़का कौन है, मुझे अच्छी टक्कर दे रहा है। देखने से तो काफी एनर्जेटिक प्लेयर लग रहा है। हाँ, सिर्फ मैं ही थोड़ी ना सबसे बेस्ट रहूंगा, मुझसे भी तो बेस्ट होंगे ही, अयान मन ही मन खुद से कहता है। नितिन भी काफी शॉकड था क्योंकि नितिन अपनी काफी जान लग रहा था, फिर भी अयान को पीछे नहीं कर पा रहा था। उन दोनों से ही कुछ दूर पे रोहन दौड़ रहा होता है और सेकंड लैप के काफी करीब भी होता है। अयान और नितिन जल्द ही रोहन के करीब भी पहुंच जाते हैं। रोहन का बुरा हाल हो चुका था उस वजन के साथ भागते भागते। अयान इतनी जल्दी मेरे पास पहुंच गया और उसके साथ ये लड़का कौन है जो ठीक उसके बराबर ही भाग रहा है? मैं अब थक गया हूं, पर अयान को मुझसे जीतने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इतना सोच रोहन अब अपनी पूरी जान लगाकर अपनी स्पीड और भी बढ़ा देता है। रोहन उन दोनों से फिर से आगे हो जाता है और सेकंड लैप पे भी पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसके ऊपर और भी ज्यादा वजन डाल दिया जाता है। उसके बाद रोहन अपना सेकंड लैप पे भागना शुरू कर देता है। उसका अब इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था उन वजन के कारण कि वो अब काफी धीमा भाग रहा था, जिसका फायदा अब पीछे रहने वाले प्लेयर्स ले रहे थे। अयान और नितिन भी सेकंड लैप पे पहुंच जाते हैं। सेकंड लैप के वजन के वजह से कई प्लेयर्स अपने हाथ से डंडे को गिरा दे रहे थे और रेस से डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे। उस रेस में अब लगभग 30 के आसपास रेसर्स ही थे जो उसमें जमे हुए थे। नितिन की रफ्तार उन वजन के कारण धीमा हो चुका था, पर अयान की रफ्तार बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। अयान के एब्स अब टाइट होते जा रहे थे। उसके एब्स लड़कियों को पागल कर रहे थे। उसकी बॉडी धूप में पसीने की वजह से शाइन कर रही थी। देखने वाले सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अपने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब सिर्फ 5 खिलाड़ी ही अयान और नितिन से आगे थे और अब उन सभी को सिर्फ 100 मीटर ही कंप्लीट करना था। अब सिर्फ 100 मीटर ही बाकी हैं फिनिश लाइन पे जाने के लिए और अभी भी काफी खिलाड़ी मुझसे आगे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अयान अब अपनी स्पीड बढ़ा देता है। उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से थोड़ी मिट्टी उड़ने लगती है। जो रेस ट्रैक होता है वो तो काफी सख्त होता है, पर हवा के कारण से मिट्टी उस ट्रैक पे आ चुका था और अयान के भागने के कारण से वो मिट्टी हवा में मिलने लगी थी। वो नितिन को काफी पीछे छोड़ आगे के प्लेयर्स के पास पहुंच जाता है। नितिन वैसे थक तो चुका था, पर वो भी हार नहीं मानता है और अपनी रफ्तार बढ़ाकर ठीक अयान के पीछे ही आ जाता है। रोहन सारे प्लेयर्स के सबसे पीछे था और धीरे धीरे भाग रहा था। अनन्या ने जब देखा कि सबसे आगे अयान है तो वो खुश होने लगती है, क्योंकि वो रोहन को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। फिनिश लाइन अब बस 10 मीटर की दूरी पर ही था।
अयान अपने पीछे नितिन को देख अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है और इसके साथ ही अयान उस रेस को जीत चुका होता है। रेस के फिनिश होते ही अयान रुक जाता है और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगता है। नितिन भी ठीक अयान के बगल में ही खड़ा होकर घुटनों पे हाथ रख हांफता है। इसके साथ ही रेस भी खत्म हो जाता है। ऑडियंस की आवाज अब पूरे उस ट्रैक पे गूंजने लगती है। अयान, लो पानी पियो और थोड़ा आराम करो, अनाया उसके पास आकर पानी का बोतल पास करते हुए कहती है। वंश भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। आपने कमाल कर दिया रेस में, आपने काफी अच्छी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था रेस में। मैं आपकी स्ट्रेटजी को स्टार्टिंग में ही समझ गया था। अनाया मैम को तो लग रहा था कि आप रेस हार जाओगे, पर मुझे तो पूरा यकीन था कि आप ही जीतोगे, वंश ने कहा। अनाया, मैं ये क्या सुन रहा हूं, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था कि मैं ये रेस जीतूंगा या फिर नहीं? मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, अयान कहता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देता है। वो अनाया से नाराज होने का एक्टिंग करता है। अनाया उसको नाराज होता देख उसके पास जाती है। नहीं वंश तो झूठ बोल रहा है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ही जीतोगे, अनाया अपनी नजरों से वंश को घूरते हुए अयान से कहती है। वंश अपना चेहरा किसी और साइड करके सीटी बजाता है, ऐसा दिखाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनाया उसको अभी भी नाराज देख उसके सीने से चिपक जाती है। अयान उसको ऐसा करते देख और एक्टिंग नहीं कर पाता है और वो अपने एक हाथ से अनाया को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है। मेरी जान, में तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना बिल्कुल सीरियस ही हो जाती हो, अयान ने कहा। वो अपने नाक से अनाया के नाक पे अपना नाक रगड़ता है। बेबी ये लो वाटर, तुमने काफी अच्छा किया रेस में, नितिन की गर्लफ्रेंड मोना सेट्टी नितिन को पानी देते हुए कहती है। नितिन पानी ले लेता है। हाँ, पर इस बार रेस नहीं जीत पाया, इस बार मेरा लगता है काफी अच्छे खिलाड़ी से मुकाबला था, नितिन ने कहा। मोना की नजर अयान पे ही थी और वो उसके बॉडी को ही निहार रही थी। ऐसे मोना को किसी और लड़के को निहारता देख उसको उसके सपने से बाहर निकालते हुए कहता है। मोना, तुम अयान के तरफ अट्रैक्ट हो रही हो लगता है, नितिन ने कहा। मोना अपने होश में आ जाती है और वो कहती है, नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो बस उसके आसपास के बॉडीगार्ड्स को देख रही थी, ऐसा लगता है कि वो शायद काफी अमीर परिवार से हैं, मोना ने बात को बदलते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो इस अमीरजादे से और आज के इस रेस के विनर से मिलकर आते हैं, नितिन ने कहा। वो और मोना दोनों उसके पास जाते हैं। अनाया के बॉडीगार्ड्स उन दोनों को बीच में ही रोक लेते हैं। ये देख अयान ने कहा, आने दो उनको, उसकी बात सुन बॉडीगार्ड्स आने के लिए दे देते हैं। वो दोनों अयान के पास पहुंच जाते हैं और नितिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, मैं हूं नितिन गोस्वामी और ये हैं मेरी गर्लफ्रेंड मोना सेट्टी। नितिन खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रो अयान को देता है। वंश उन दोनों का नाम जानकर परेशान हो जाता है और वो अयान के पास जाकर उसके कान में कहता है। अयान सर, आप अपना सरनेम और अनाया मैम का सरनेम उन दोनों को मत बताइए, अयान उसकी बात पे उससे पूछता है। पर क्यों वंश?